है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपना ये जो हम लोग वर्क किया था, मेटा को देखा था और जो सेक्शनिंग टैग्स थे, सेक्शनिंग टैग्स के बारे में एक्सप्लोर किया था कि क्या सेक्शन टैग्स क्या होते हैं, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, मेन टैग क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि इसके आगे हम लोग चलने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा था, टेक्स्ट कंटेंट मॉड्यूल था। तो टेक्स्ट कंटेंट मॉड्यूल के बारे में एक्सप्लोर करना था हमें। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो किया था, आर्टिकल सेक्शन को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था आर्टिकल के लिए। और अभी चलते हैं हम लोग टेक्स्ट कंटेंट मॉड्यूल पर आ जाते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट मॉड्यूल है, तो ये भी HTML का एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसमें इम्पॉर्टेंट टैग्स भी हैं जो कि आपको जब भी कोई छोटा सेक्शन या कुछ भी आप डिज़ाइन या वर्क करोगे HTML में, तो आपको वर्क उसको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक है। और HTML जो टेक्स्ट कंटेंट है, ये आपके जो स्क्रीन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा स्क्रीन का या वेब पेजेस जो आप बनाओगे, तो उसको एक ऑर्गेनाइज वे प्रोवाइड करता है। प्लस हर एक टैग का अपना एक मतलब है, हर एक टैग का अपना एक मतलब है और उसके कुछ पर्पज़ हैं। ठीक है, तो उसी पर्पज़ को समझना है कि हर टैग का क्या पर्पज़ है, क्या मीनिंग है और किस लिए यूज़ करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी जो हम लोग सेक्शन टेक्स्ट कंटेंट जो टैग्स हम देखेंगे, इसमें लगभग 10 से 12 टैग होंगे। ठीक है, तो जो 10 से 12 टैग हैं, 10 to 12 टैग्स हैं, वो टैग यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हेडिंग टैग, देन पैराग्राफ टैग, लिंक टैग, लिस्ट टैग, ब्लॉक कोड टैग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस टैग क्या होता है, अगर आपको इनलाइन टेक्स्ट लिखना है तो इनलाइन टेक्स्ट क्या होता है, कोड टैग क्या होता है, डिफिनीशन कैसे आप दे सकते हो, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट अगर आपको प्रिंट करना है तो उसको कैसे करोगे, अगर आपको एक जब लाइन लिख रहे हो HTML में, अगर लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ा तो लाइन ब्रेक कैसे कर सकते हो, और फिगर्स क्या है और फिगर्स के कैप्शन कैसे दे सकते हैं। तो ये हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं और ये है वीडियो नंबर 5। और सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं हेडिंग टैग। जो हेडिंग टैग होता है HTML में, ये H1 से लेकर के H फिक्स तक होता है। H1 जो होता है सबसे टॉप लेवल पर होता है, यानी कि इसकी प्रियोरिटी सबसे हाई होती है। अगर आपको सबसे अपने वेब पेजेस के अंदर सबसे बोल्ड में दिखाना है तो आप H1 टैग देना है आपको। और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज के अंदर एक ही H1 टैग आपको रखना होता है। तो आप जब भी वेब पेज डिज़ाइन करोगे या स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करोगे HTML में, कोशिश करना है कि एक पेज के अंदर एक ही H1 टैग हो। ठीक है, और इसको जब आप यूज़ करोगे H1 से H फिक्स, तो इसी सीक्वेंस में यूज़ भी करना है। सबसे पहला प्रियोरिटी H1, देन H2, देन H3, देन H4, देन H5, देन H6। तो ये इसी सीक्वेंस में चलेगा और इसका एक इफेक्ट भी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं day 2 नाम से। ठीक है, ये हमारा day 2 हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जो कि 180 डेज चलेगा, उसमें से हम लोग day 2 क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, day 2 में आ गए हम लोग। और यहाँ पर क्या है कि हम इसको VS कोड में CMD कोड स्पेस डॉट, अगर गाइस आप लोगों को VS कोड इंस्टॉल करने में कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम हो रहा है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कुछ सजेशंस या हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से। इसमें क्या हो कि मैंने day 2 में एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया है और अभी मैं करता क्या हूँ कि एक index.html, जैसे हमने पहले एक फ़ाइल बनाया था वैसे एक फ़ाइल बनाया, नया HTML फाइल बनाया। ठीक है, सेकेंड डे के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा लिया है HTML का और यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ day 2। ठीक है, day 2 हमने टाइटल दे दिया HTML प्रैक्टिस day 2 में हम लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आप पेज के अंदर जो भी आप डिज़ाइन करोगे वो बॉडी टैग के अंदर ही करना है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले एक्सप्लोर किया था। HTML हेड क्या होता है, हेड के अंदर मोस्टली टाइटल या मेटा टैग्स वगैरह हम लोग देते हैं और बॉडी के अंदर हम लोग जो भी डिज़ाइन का पार्ट होता है बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं अब इस स्क्रीन में समझाने के लिए, तो हम लोग चलते हैं H1 से H फिक्स टैग को एक्सप्लोर करने के लिए। अब यहाँ पर सपोज करो कि मैंने एक हेडिंग दिया और यहाँ पर मैंने हेडिंग ही लिखा, यहाँ पर हेडिंग लिख दिया और इसको क्या करता हूँ H1 से लेकर के H फिक्स तक मैं इसको रिप्लिकेट कर देता हूँ। सबसे पहले 5 और ये 6 सबको H1, H2, H3 से, ये हुआ H2 टैग।
डिफरेंस आप देख, अभी मैं इसको रन करूँगा तो एक बार में हम लोग डिफरेंस देखेंगे और ये टैग हमारा क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। और जब भी हेडिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे H1 है तो ये हेडिंग को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो आपको हेडिंग के लिए ही यूज़ करना है। जब भी पेज में कभी हेडिंग की ज़रूरत पड़े तो हेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो H1 से लेकर के H6 तक। मैंने गो लाइव कर दिया है बॉटम में। तो ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो जब मैंने H1 टैग यूज़ किया, H1, H2, H3, H4, तो इसने क्या किया है, इसने कुछ मार्जिन पैडिंग एडजस्ट कर लिया है। मोस्टली पैडिंग नहीं रहता, मार्जिन रहता है, ठीक है। तो इसने टॉप से कुछ बॉटम से मार्जिन लिया हुआ है। और साथ में इसकी फ़ॉन्ट का जो साइज आप देखे तो मतलब पहले अगर 20 पिक्सल है तो फिर 18, 16, 14, 15, बट एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब डाउन हो रहा है, ठीक है, बड़े से छोटे के क्रम में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से H1 से H6 टैग को आप यूज कर सकते हो हेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग आते हैं। ये हमारा H1 से H6 टैग क्लियर हुआ। ये हेडिंग पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट में आप या वेब पेज के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड आते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है? जैसे कि पैराग्राफ टैग है तो यानी कि आपको जब भी आपको अपने वेब पेज के अंदर कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना है, कोई एक ब्लॉक लिखना है टेक्सटुअल, तो वहाँ पर आप पैराग्राफ टैग के अंदर ही टेक्स्ट लिखोगे। क्या होगा अगर हम विदाउट पैराग्राफ कोई टैग अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या होगा? ये भी डिस्प्ले होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन HTML में क्या है कि हर वर्क को करने के लिए एक सूटेबल टैग है, तो बेहतर है कि हम उस सूटेबल टैग के अंदर ही उस काम को करें, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइज वे में हो और उसका एक मतलब निकले, मीनिंग निकले। अगर हम इसको पैराग्राफ टैग के अंदर पुट कर देते हैं, रख देते हैं, क्या होगा? डिफरेंस कुछ खास नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग ले लेगा। और डिफरेंस देखोगे कब देखोगे? जब थोड़ा सा हम CSS ऐड करेंगे तब। जैसे सपोज करो कि अगर मैंने इसमें इनलाइन CSS ऐड किया तो इसमें हम लोग CSS वगैरह कर सकते हैं। कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं यहाँ से। अगर मैंने रेड किया तो आप देखोगे पूरा ब्लॉक वाइज ले लिया, लेकिन हमारा टेक्स्ट कहाँ तक है? यहीं तक है। यानी कि इसका स्कोप क्या होता है? ब्लॉक वाइज होता है, पूरा स्क्रीन ले लेगा, ठीक है। और अगर हम इफ टैग को हटा देते हैं यहाँ से तो क्या होगा? फिर हम CSS लिखेंगे कैसे? ये भी तो दिक्कत है ना, कैसे लिखेंगे? अगर हमें इसका कलर चेंज करना हुआ तो कैसे लिखेंगे? तो बेहतर है कि इसको एक टैग के अंदर रखें, ठीक है, ताकि अगर इस पर कुछ CSS कुछ स्टाइलिंग ऐड करना है तो हम ऐड कर पाएँ। पैडिंग ऐड कर सकते हैं, कितना? 100 पिक्सल का। अगर मैंने इसमें पैडिंग ऐड किया 100 पिक्सल का तो देखो, यानी कि टेक्स्ट के चारों तरफ से क्या किया कि 100 पिक्सल का एक पैडिंग ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए बेहतर है कि हम जो टैग सूटेबल टैग है उस टैग के अंदर ही यूज़ करें। तो इस तरह से हमारा पैराग्राफ टैग क्लियर हुआ और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एंकर टैग। एंकर टैग या लिंक कह सकते हो, तो लिंक कहो या एंकर टैग दोनों बात एक ही है, लेकिन मोस्टली जो HTML के फॉर्मेट, HTML के टर्म्स में अगर आपको समझना है तो इसको एंकर टैग बोलते हैं और जनरल टर्म में इसको हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एंकर टैग A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको अपने पेज के अंदर कोई लिंक प्रोवाइड करना है तो उसको किससे करेंगे? एंकर टैग से। एंकर टैग का एक प्रॉपर्टी href, ठीक है। इस href के अंदर हम लोग URL देते हैं, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी का भी पाथ लोकेशन href के अंदर फीड करेंगे। जैसे क्लिक हियर, कुछ भी यहाँ पर क्लिक हियर, तो अब देखोगे ये ब्लू कलर का आ गया। यहाँ पर देखो, इसके पहले से ही कुछ प्रीफिक्स कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसमें ये ब्लू कलर ले लिया और नीचे अंडरलाइन ले लिया। क्लिक करेंगे अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने पाथ तो कुछ दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम दे देते हैं https://google.com, तो ये google.com ओपन होगा। देखो, क्लिक किया, ओपन हुआ, सेम पेज में ओपन हो गया, और जो हमारा पेज पहले से ओपन था वो क्लोज हो गया। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करना है? आपको टारगेट ब्लैंक लगाना है। ये जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है टारगेट एंकर टैग का, इसमें ब्लैंक करना है आपको। ब्लैंक करोगे तो क्या होगा? ब्लैंक करने के बाद ये एक नए टैब में ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एंकर टैग क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या एंकर टैग क्या करता है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंकर टैग में बस इतना ही है, लिंक वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए एंकर टैग यूज़ करते हैं HTML में। नेक्स्ट आता है लिस्ट टैग।
लिस्ट टैग जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लिस्ट टैग यानी कि लिफ्टिंग करने की अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ता है, लिफ्टिंग करने के लिए होता है ना ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें दो टाइप का है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि 1 2 3 4 5 6 यानी सीक्वेंस में चलेगा नंबरिंग के साथ। अनऑर्डर्ड मतलब कुछ बुलेट्स होंगे, ठीक है, बुलेट्स रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करना है आपको ऑर्डर्ड लिस्ट? अगर ऑर्डर्ड लिस्ट आपको शो करना है तो सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट पे आ जाते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल टैग है, ओएल, और ओएल के अंदर क्या लेना है? एलाइव यानी लिस्ट। अब इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, लोरम 5 लिया और इसी को मैंने क्या किया 3 टाइम्स रिप्लिकेट कर दिया। 3 टाइम्स क्या किया? रिप्लिकेट कर दिया। रिप्लिकेट करने के बाद अगर आप प्रीव्यू देखोगे स्क्रीन पर, तो यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, नीचे आ गया हूँ मैं, देखो 1 2 3 नंबरिंग में आ रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि नंबरिंग नहीं होगा, बस इसको यूएल करना है आपको। क्या करना है? यूएल, ओएल को यूएल कर देना है, ठीक है। और इसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग जब सीएसएस लिखेंगे तब समझेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ओएल के अंदर क्या क्या है यूएल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखोगे स्क्रॉल करोगे, देखो ये नंबर में आ रहा है और ये बुलेट्स में आ रहा है, तो ये डिफरेंस है ओएल और यूएल का, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा लिस्ट ओएल एंड ये कंप्लीट हुआ हमारा लिफ्ट, यानी कि यूएल और ओएल दोनों कंप्लीट हो गया। पहले फ्लाइट में ओएल, सेकंड फ्लाइट में यूएल, ठीक है। ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लॉक कोड जब भी आपको कोई कोटेशन वगैरह आपको रिप्रेजेंट करना है, कोटेशन, तो कोटेशन को हमेशा ब्लॉक कोड में डालो। जैसे किसी ने कोई स्पेशल कोटेशन है, कोई मैसेज है, ठीक है, तो उस तरह के कोटेशन को आप क्या करो कि इस तरह से ब्लॉक कोड के अंदर डालो, ऐसे ब्लॉक कोड टैग के अंदर। कोटेशन छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो कोटेशन इस तरह से जब आप शो करोगे तो ये हमेशा एक इटैलिक फॉर्मेट में ले लेगा, इटैलिक नहीं लेगा, ठीक है, इटैलिक यहाँ पर नहीं लेगा, बट इसको जब कोटेशन आपको शो करना हो, ये कोटेशन है हमारा, यहाँ पर ब्लॉक कोड है, ठीक है। अगर कोई कोड वगैरह अगर आपको शो करना है तो इसको इसी के अंदर डालो, ब्लॉक कोड के अंदर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस समझने के लिए है। तो ब्लॉक कोड हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग है और एम्फेसिस टैग। स्ट्रॉन्ग टैग इंपॉर्टेंट है जब भी आपको कोई चीज़ बोल्ड करके दिखाना है, बोल्ड थोड़ा फोकस्ड करके दिखाना है। अगर नॉर्मल टेक्स्ट अगर आपने जैसे लिखा हुआ है, सपोज करो हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, एक पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ के अंदर क्या करना है कि आपको कुछ वर्ड है जिसको आपको क्या करना है कि थोड़ा बोल्ड करना है। सपोज करो मैंने इस वर्ड को क्या करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, स्ट्रॉन्ग करता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना है और इस वर्ड को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जो टैग है, देखो ये बोल्ड होकर के आ रहा है, ये जो वर्ड होगा बोल्ड होकर के, ये टैग क्या करेगा, उस पर एक इफेक्ट लाएगा बोल्ड का, ठीक है। वैसे तो आप बी से भी कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पर जो डिक्टर लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऐसे कर दें बी, तो इससे भी इफेक्ट आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग का एक अलग ही मतलब है, ठीक है। तो दोनों से आप कर सकते हो। अगर जो बी टैग है, बोल्ड टैग, इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बोल्ड टैग आज के टाइम में बहुत कम यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। डिस्प्ले सेम आएगा, डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा, देखो, है ना। तो कोशिश करना स्ट्रॉन्ग टैग ही यूज़ करना, बी को तो आप भूल ही जाना अभी। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ हुआ। सेकेंड आते हैं एम्फेसिस टैग का। एम्फेसिस मार्क टेक्स्ट एज इटैलिक। अगर आपको इटैलिक कुछ रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर एम्फेसिस ईएम टैग लगा सकते हो। एम्फेसिस के लिए क्या कौन सा टैग है? ईएम। अगर हम इफ वर्ड को ईएम के अंदर पुट कर देते हैं, ईएम, इस तरह से, एक मिनट, ऐसे ईएम के अंदर अगर इसको पुट कर देते हैं तो यहाँ आप देखोगे कहाँ पर मैंने किया इटैलिक, ये देखो, ये इटैलिक दिख रहा है आपको। तो इस तरह से इटैलिक रिप्रेजेंट करना है तो एम्फेसिस टैग का यूज़ करना है आपको ईएम पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अभी आपका फिनिश हो गया। बाकी के जो 6 टैग रह गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एम्फेसिस टैग तक देखा, बाकी जो पेंडिंग टैग्स रह गए हैं 6, ये जो टैग रह गए हैं, इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट, कोड, डेफिनेशन लिस्ट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एंड लाइन ब्रेक, फिगर्स एंड कैप्शन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं।
सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।